दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार है। मुस्कान स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। किंग शो, क्या हाल चाल है? सभी का अच्छा हो, मस्त है। आशा है बहुत ही मजेदार होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। एक ऐसा टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, मजेदार होने वाला है, जो आपको एक ही बार में पूरा अच्छे से समझ में आने वाला है। हमारे टॉपिक का नाम है श्वसन तंत्र, कि किस तरह से हम श्वास लेते हैं और इसके कौन कौन से अंग जो है सहायक होते हैं, इस सभी के बारे में हम समझेंगे। श्वसन का अर्थ तो जो होता है कि जब हम श्वास लेते हैं, श्वास लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। और तंत्र का अर्थ होता है कि इसमें हम बहुत सारे अंगों के बारे में अभी हमें पढ़ना है। तो हम धीरे धीरे एक एक करके जो है सभी के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम एक एक टॉपिक को। चलिए, पहले क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी कि बिना ऑक्सीजन के श्वसन संभव नहीं है, और ऑक्सीजन के क्रिया से ही ऑक्सीकरण होता है। यानी कि ऑक्सीजन को हम लेते हैं, ग्रहण में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और निर्माण में कहें, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, इसमें कि ऊर्जा और ऊष्मा का निर्माण होता है। ऊष्मा जो है दो तरह से ये हो जाते हैं कि ऊष्मा जब हम निष्कासित करते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा के कारण ही जो है हमारा रक्त का जो ये संचरण होता है, परिवहन होता है। क्योंकि जब हम सांस, हमारा ऊष्मा नहीं होगा तो हमारा रक्त परिवहन नहीं करेगा, और जब हम ऊष्मा उत्पन्न होता है तो रक्त भी परिवहन करता है। और क्रिया यानी कि ये एक औपचारिक क्रिया है। कार्बोलिक का अर्थ होता है ये कि जो तोड़ने का कार्य करता है उसे कार्बोलिक कहते हैं। और इसे जो कहते हैं, इसमें का एक जो होता है अनबॉलिक होता है, जिसे हम कहते हैं ये जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि औपचारिक क्रिया में क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का टूटना होता है, इसीलिए इसको हम औपचारिक क्रिया कहते हैं। श्वसन जो है एक औपचारिक क्रिया है, और इसके जो है हम आगे जो है इसे बहुत ही विस्तार से आगे समझेंगे। और ये है श्वसन अंग। श्वसन अंग हमारे जो है कई होते हैं। पहला ये कि जो स्तनधारी होते हैं, यानी कि जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। मानव जो हो गया ये एक स्तनधारी है, हम भी स्तनधारी हैं। और जो मनुष्य होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसे स्तनधारी कहते हैं। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य हो गया, मानव हो गया। मानव या मनुष्य एक ही हुआ। तो यहाँ पे जो है फेफड़ा से ही अपना श्वास लेते हैं। जितने भी स्तनधारी होते हैं ये अपना फेफड़ा से श्वास लेते हैं। और दूसरा क्या हो गया? कीट। जो कीट होते हैं, छोटे छोटे उड़ने वाले कीट पतंगे जो होते हैं, वो अपना श्वास जो है ट्रैके से लेते हैं। ये अपना श्वास जो है सीधे यहाँ से लेते हैं। अब देखिए, समझिए कि पहले हम क्या पढ़ते थे ना, कि जब हम छोटे थे तो उस समय हमें पढ़ाया था ये कि हमारा श्वसन अंग जो है ये हमारा नाक है। नाक नहीं है। बल्कि एक बात बताइए आप, यदि हम अपने नाक को बंद कर दें और मुंह से श्वास ले रहे हैं, तो हम मुंह से भी तो श्वास ले रहे हैं ना। नाक के अलावा हम मुंह से भी श्वास ले रहे हैं। तो छोड़ तो दोनों से रहे हैं और ले भी दोनों से रहे हैं। तो श्वसन अंग भला हमारा नाक कैसे हो सकता है? अगर नाक होगा तो फिर मुंह भी हो सकता है। इसीलिए नाक, और ना ही नाक है और ना ही मुंह है। हमारा श्वसन अंग जो है ये फेफड़ा है। फेफड़ा हमारा यहाँ होता है, और यहाँ से देखिए हम श्वास जब ले रहे हैं, यहाँ से जब हम श्वास ले रहे हैं तो हम यहाँ से श्वास ले रहे हैं, न कि नाक से ले रहे हैं। हम फेफड़ा से अपना श्वास ले रहे हैं। और कीट जो होते हैं ये अपना ट्रैके सीधे यहाँ से अपना श्वास ले लेते हैं ये। और जलीय जीव। जलीय जीव का अर्थ हुआ कि जो जीव जल में रहते हैं उसे हम जलीय जीव कहते हैं। और जलीय जीव जो है अपना ये गिल्स से अपना सांस लेते हैं। जो यहाँ पे मछलियों का जो होता है, यहाँ पे इसे गिल्स होता है, तो उसके द्वारा वो अपना श्वास लेते हैं। उसके बाद आते हैं मेढक। मेढक जो है ना वो 3 तरीके से श्वास लेता है अपना। एक जब वो कि एक भूमि पर और एक भूमिगत। सीधे समझिए कि जब वो बच्चा होता है, जब मेढक जो होता है ना मछली की तरह वो बच्चा होता है, तो उस समय वो जल में रहता है मेढक, तो उस समय वो जलीय हो जाता है। और जलीय जीव कैसे श्वास लेते हैं? सीधी सी बात है, गिल्स से लेते हैं। तो जब मेढक बच्चा रहता है तो उस समय ये गिल्स से श्वसन लेता है। और वही जब वो थोड़ा सा जवान हो जाता है मेढक, तो वो भूमि पर, यानी भूमि पर जो है पृथ्वी पर, वहां पे ये जल लेता है, श्वसन ग्रहण करता है फेफड़ा से। और उसके बाद भूमिगत, यानी भूमि के अंदर जो है वो अपने त्वचा से सांस लेता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो अपना श्वास जो है त्वचा से लेता है। टेडपोल हो गया, ये भी गिल्स से लेते हैं। जो हमारा अमीबा हो गया, पैरामीशिया हो गया, ये अपना श्वास जो है कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा लेते हैं। अब आप कहेंगे कि अमीबा और पैरामीशिया ये जो होता है ना कि एक कोशिकीय जीव होता है। जो ऐसा जीव जो एक कोशिका का बना होता है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इतना हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। और अब हम यहाँ पे आते हैं। ये जो है श्वास होता है। श्वास यानी लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वास कहते हैं। अंदर लेता और बाहर छोड़ना, ये पहला है। अंदर लेना का होता है निश्वसन,
अंदर लेने श्वसन को कहते हैं निश्वसन कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इंस्पायरेशन कहते हैं। और यहाँ पे होता है बाहर छोड़ना का अर्थ। बस थोड़ा सा इसमें यह है कि इसे हम निश्वसन कहते हैं और बाहर छोड़ना को हम कहते हैं निश्वसन, यानी कि निश्वसन। और निश्वसन जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। और यहाँ पे क्या होता है, अंदर लेना यानी इंप्रेशन और बाहर छोड़ना एक्सप्रेशन होता है। थोड़ा सा हम बस इसमें अपना दिमाग लगाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इंग्लिश इसका अलग अलग होता है, लेकिन हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ये कि दोनों निश्वसन है, लेकिन अर्थ इसमें ये हो जाता है कि ये जो है निश्वसन है और यहाँ पे क्या हो जाता है, बाहर छोड़ना का निश्वसन, जहाँ पे हमारा ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है। ये इसमें देखिए अंदर लेना यानी कि हम अपने श्वास में क्या क्या ग्रहण करते हैं, तो सीधी सी बात है जो वायुमंडल में होगा उसी को तो ग्रहण करेंगे, जो वायुमंडल में है उसे ग्रहण कहते हैं। नाइट्रोजन जो है 78% वायुमंडल में होता है, तो इसे जो है हम 78% का पूरा ग्रहण कर लेते हैं। और ऑक्सीजन जो होता है 21% ऑक्सीजन जो होता है, जिसे हम इसे भी हम पूरा 21% ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा CO2 जो होता है वो भी 0.03 होता है, यानी कि 1% से भी कम होता है, जिसे हम पूरा का पूरा ग्रहण कर लेते हैं। अब बात आता है कि छोड़ने का, तो हम जब लेते पूरा का पूरा है, जितना वायुमंडल में होता है उसे हम पूरा ले लेते हैं, लेकिन छोड़ने का बात कहें तो नाइट्रोजन जो 78% होता है, जब हम 78% नाइट्रोजन लेते हैं तो 78% जो है हम नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन जो है 21% हम लेते हैं, लेकिन छोड़ने का कहें तो 17% छोड़ देते हैं, 4% इसे हम लेते हैं। और CO2 जो है हम 0.03 लेते हैं, लेकिन इसे छोड़ने को कहे तो हम 4% छोड़ देते हैं। हालांकि 4.6 होता है, लेकिन इसको लगभग हम 4% ही लेकर चलते हैं। फिर से हम इसको एक बार और देखते हैं। नाइट्रोजन 78 लेते हैं, छोड़ते भी 78 हैं। ऑक्सीजन जो है 21 लेते हैं, छोड़ते 17% है। CO2 0.03 लेते हैं, लेकिन छोड़ते 4% है। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया। उसके बाद जो है उसके बाद हम आते हैं श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग किसे कहते हैं हम ये जानेंगे कि वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। सीधे से बात कहें कि वायु जिस माध्यम से जाती है या जिस मार्ग से जाती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। जिस प्रकार से हमारा जो भोजन है, हम भोजन जिस मार्ग से करते हैं उसे आहार नाल मार्ग कहते हैं, उसी प्रकार जो है वायु जिस मार्ग से अनुसरण करता है, ये जाता है, उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। उसके बाद हम ये समझेंगे कि कौन से अंग का क्या कार्य है, हमारा वायु जो है किस प्रकार किससे जाता है। सबसे पहले हमारा आता है नासा छिद्र। नासा छिद्र जो 2 होते हैं, इससे जो है जब हम वायु को ग्रहण करते हैं तो इसमें अंदर होता है छोटे छोटे बाल होते हैं, जो कि हमारे धूल कण को जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या हम वायु ग्रहण करते हैं, क्योंकि वायु में जो है जितने भी वायुमंडल में जितने भी हवा रहेंगे वो सभी हम लेते हैं। उसी प्रकार से जो है नासा छिद्र जो है इसमें छोटे बाल होते हैं जो कि इसे कंट्रोल करते हैं, इसे रोकते हैं उस धूल कण को। वो धूल कण जो है जब ये छोटे बाल नहीं रोक पाते हैं तो यहाँ पे हमारा होता है नासा कपाट, जिसपे कि अगर धीरे से भी चोट लग जाए, मतलब धीरे से भी कोई मार दे तो बहुत ही दर्द होने लगता है। और नासा कपाट के बाद जो है ये क्या करता है, जब ये बाल धूल कण को नहीं रोक पाता है तो नासा कपाट रोकता है, जिससे 1 हफ्ता के बाद जो है चिपचिपा पदार्थ बनने लगता है, चिपचिपा पदार्थ बनने लगता है। उसके बाद आते हैं हम ग्रसनी। ये है हमारा ग्रसनी। और ग्रसनी जो है यहाँ पे ग्रसनी जो है 2 भागों में बट जाता है, एक श्वास नली में और एक ग्रास नली में। ग्रास यानी कि भोजन नली में और वायु नली में बट जाता है। ग्रसनी जो है ये भोजन को भी एक तरह से भेजता है और दूसरे नली से जो है श्वास को भी ये भेजता है। उसके बाद हम आते हैं स्वर तंत्र। ये हमारा स्वर तंत्र है। यदि इसे हम अगर यहाँ पे दाब दें या इसे हम बंद कर दे तो हमारा आवाज नहीं निकल सकता है। उसके बाद वायु यहाँ से होते हुए श्वास नली में आएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है ये हमारा ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया क्या करता है, यहाँ से वायु को ले जाता है। फिर यहाँ पे ब्रोंकस जो होता है फिर से ये हमारा ब्रोंकस है। देखिए यहाँ पे ये ब्रोंकस है जो कि 2 भागों में ऐसे जाकर, ट्रैकिया पहले एक नली होती है और उस नली के बाद जो है ब्रोंकस 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम ब्रोंकस कहते हैं। उसके बाद जो है यही ब्रोंकस आ करके ये कई भागों में, यहाँ पे छोटे छोटे भागों में ये बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकिओल्स कहते हैं। ब्रोंकिओल्स के बाद जो है यहाँ वायु कोष्ठक होता है। वायु कोष्ठक जो है यहाँ पे ये जो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, इसे हम वायु कोष्ठक कहते हैं, जिसमें वायु संचित होता है। उसके बाद हमारा आता है रक्त यानी कि ब्लड में जो होता है एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। वो हीमोग्लोबिन जो है यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेता है
और ऑक्सीजन को लेने के बाद जो है माइक्रोकांडिया में भेज देता है। कोशिका में जो माइक्रोकांडिया स्थित रहता है वहां पे भेज देता है, ताकि यहाँ पे अब जो देखिए माइक्रोकांडिया में भेजने के बाद क्या करता है ये कि वहां पे ग्लूकोज होता है जो कि भोजन के रूप में संचित रहता है। उस ग्लूकोज को जो है ये हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अर्थ हुआ कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब मिलते हैं तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, जा करके ग्लूकोज को तोड़ देते हैं और ग्लूकोज को विशेष एंजाइमों के द्वारा ऑक्सीकरण करके तोड़ देते हैं, जो कि हमारा ऊर्जा यहाँ ऊर्जा प्लस CO2 प्लस H2O में टूट जाता है। हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के पश्चात क्या होता है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं या जो भी गैस को हम लेते हैं, और यहाँ पे क्या होता है ये ऊर्जा CO2 और H2O का निर्माण होता है, और उष्मा प्लस उष्मा का भी यहाँ निर्माण होता है। उष्मा का निर्माण का बात कहें तो इतना करने क्रिया के बाद जो है हमारा इतना चीजों का निर्माण होता है। अब इसके बारे में ये जो फिगर है इसके बारे में हम आपको ये बता दे रहे हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है और कैसे ये 2 भागों में या फिर जितने भागों में बटा हुआ है कैसे जाकर ये बढ़ता है, उसके बारे में आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे ये हमारा ट्रैकिया है, जो एक नली जो है ये इसे हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया के बाद क्या होता है कि यही ट्रैकिया आगे जाकर 2 भागों में ऐसे ये 2 भागों में ऐसे जाकर के बट जा रहा है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकस कहते हैं। और ये ब्रोंकस क्या होता है, फिर से ये आगे जाकर के कई भागों में ऐसे छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स के बाद क्या होता है, ये वायु, ये जो फूल की तरह ऐसे से बना हुआ है ना, इसे हम कहते हैं वायु कोष्ठक, जहाँ पे हमारा जो वायु जो है वहां पे जाके संचित हो जाते हैं और यहीं से जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लेता है। उसके बाद हम आते हैं ये कि यहाँ पे जो है ये दोहरी झिल्ली है, ये जो हमारा फेफड़ा है यहाँ पे दोहरी झिल्ली लगी होती है, जिसे हम कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेस कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेस कहते हैं। और ये हमारा फेफड़ा है, ये क्या है, हृदय का रिक्त स्थान है। ये वाला जो भाग है ये हृदय का रिक्त स्थान है, और इसके नीचे क्या है जो ये ऐसे है, ये वाला भाग, इसे हम डायफ्राम कहते हैं। अगर सीधी सी बात कहा जाना है तो कि डायफ्राम जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है या काम इसका महत्वपूर्ण, ये ऊतकों से बना होता है जो लचीला होता है। और यदि डायफ्राम जो है, क्योंकि फेफड़ा की इतनी क्षमता नहीं होती है कि सांस को ऊपर ले सके, छोड़े या ग्रहण कर सके, इसका कोई भी जो भी कार्य है इसमें पूरा सहायता करता है डायफ्राम। डायफ्राम के बिना ना तो सांस ले सकता है और ना ही छोड़ सकता है। उसके बाद डायफ्राम है, इसका कार्य क्या होता है, डायफ्राम जो है एक मांसल की बनी हुई रचना होती है जो कि ऊतकों से बना हुआ होता है, और ये बहुत ही लचीली होती है। यदि ये एक बार टूट जाए तो इंसान एक ही बार में खत्म हो जाता है। इसे देखिए ये क्या करता है, जब हम श्वास लेते हैं, श्वास लेने का पश्चात क्या होता है कि ये नीचे हो जाता है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो ये ऊपर उठने लगता है। ऊपर जो है फेफड़ा को ऊपर से दबाव देने लगता है जिससे नीचे से, ताकि फेफड़ा जो है सांस छोड़ सके, क्योंकि फेफड़ा की इतनी क्षमता नहीं होती है कि सांस को जो है छोड़ सके। लेने को तो ले लेता है, अगर मान लीजिए डायफ्राम ही ना रहे तो क्या हम सिर्फ सांस से लेना तो नहीं होगा, उसको छोड़ना भी तो पड़ेगा ना। तो सांस जो है, सांस लेना ये फेफड़ा कर सकता है, लेकिन सांस को छोड़ने की बात कहें तो ये डायफ्राम के बिना इसका कार्य असंभव है। इस प्रकार से हम ये समझेंगे, अब समझेंगे कि हमें हिचकी क्यों आती है। हिचकी इसलिए आती है, कोई कोई कहता है ये कि हमें कोई याद कर रहा है इसलिए हिचकी आती है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। हिचकी तब आती है जब देखिए ये हमारा क्या है, एपिग्लॉटिक्स, ये है एपिग्लॉटिक्स है, ये हमारा एपिग्लॉटिक्स है। और ये फोड, यानी कि यहाँ से जो है, यहाँ से होकर के हमारा खाना जाता है, और यहाँ जो है वायु। उसके बाद ये समझिए, पहले आपको इसके बारे में अच्छे समझा दे रहे हैं कि हमें हिचकी किस लिए आती है, क्यों आती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा जो ग्रसनी है, जैसे हम ग्रसनी जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक श्वास नली में और एक भोजन नली में, जिसे हम कंठ द्वार भी कहते हैं श्वास नली को, और इसे हम भोजन नली कहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, कंठ द्वार के जो है ऊपर, यहाँ पे इसके ऊपर एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिक्स। ये एपिग्लॉटिक्स का कार्य क्या होता है, जब हम भोजन कर रहे हो, जब भोजन हम करते हैं तो ये क्या करता है ना, जो ये वायु का है इस नली को ये बंद कर देता है, और जब हम सांस लेते हैं फेफड़ा से तो ये फूड की नली को बंद कर देता है, यानी खाना की नली को बंद कर देता है। और हमें हिचकी इसलिए आती है, कभी कभी क्या होता है कि हम कभी किसी के बारे में या कुछ सोचने लगते हैं तो सारा कार्य इसका एपिग्लॉटिक्स का नहीं होता है,
इसकी वजह से ना तो ये खाना कंट्रोल कर सकता है और ना ही इस द्वार को बंद कर सकता है, बल्कि जितना कार्य जो होता है वो सभी कार्य हमारे मस्तिष्क का होता है। मस्तिष्क इन सभी को कंट्रोल करता है। जब ऐसा क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो मस्तिष्क जो है संदेश देने लगता है कि अरे भाई एपिग्लोटिक खाना गया है, खाना खाए हैं, तो आप जो है इसे बंद कर दो। यानी कि मस्तिष्क जो है इसे आदेश देते हैं। तब क्या करता है ये एपिग्लोटिस, क्या करता है कि हम खाना खा रहे हो तो ये वायु को बंद कर देता है ताकि हमारा भोजन जो है वायु नली में ना जा सके। और कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ सोचने लगते हैं तो माइंड जो है सारा अपना दिमाग सोचने समझने में पूरी वहां पे व्यस्त हो जाता है। तो माइंड जब व्यस्त हो गया तो कार्य तो उसी का है बताना, और वो बता नहीं पाता है। उस समय जो है अगर इंसान भोजन कर रहा है और सोच भी रहा हो किसी के बारे में, तो वो क्या करता है ना कि कुछ भी बता नहीं पाता है। माइंड जो है हमारा इसे एपिग्लोटिस को बता नहीं पाता है कि भोजन आ रहा है या श्वास है, तब तक ये इसे पता ही नहीं चलता है। अब ये भोजन को जो है भोजन नली को बंद करे करे तब तक क्या होता है कि वायु जो है इसमें चला जाता है। या फिर भोजन हम कर रहे हैं तो क्या होता है कि इस नली को बंद करते करते तब तक फूड जो है यानी हमारा खाना जो है वायु नली में चला जाता है। ये इसे रोक ही नहीं पाता है क्योंकि इससे पहले संदेश ही नहीं मिल पाता है, तो रोकेगा कैसे। इसीलिए हमें हिचकी आती है। बल्कि ऐसा नहीं है कि हमें कोई याद करे, बल्कि हम किसी को याद करने किसी ख्याल में डूबे रहते हैं, इसलिए जो है हमें हिचकी आने लगता है। और 2-2 मिनट पे जो है खाना हिचकी आने लगता है और पानी पीने के बाद ही ये आराम होता है। अब हम ये समझेंगे डायफ्राम के बारे में। फिर से आते हैं कि डायफ्राम क्या होता है ना। कभी कभी देखिएगा कोई बाइक चलाते हो तो उसका क्या होता है ना कि एक्सीडेंट हो तो एक बाइक ही मर जाता है, मतलब दर पे ही मर जाता है। और उसका क्या होता है ना कि ये जो डायफ्राम है, यहाँ का जो हमारा ये डायफ्राम यहाँ पे होता है, ये डायफ्राम जो क्या होता है ना एक ही बार में टूट जाता है। और मेन काम ही इसका है सांस लेने का। जब इंसान सांस ही नहीं लेगा तो मर ही जाएगा ना। और इसका ही होता है छोड़ने का। हम सांस ले लेंगे तो बस वही तो एक बात नहीं है, हमें उसे छोड़ना भी रहता है। हम वायु में तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन को ग्रहण करना रहता है और हमें CO2 को बाहर, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो ये जो डायफ्राम है ना, ये क्या होता है टूट जाता है। बस एक ही इंसान जो है उसी दर पे खत्म हो जाता है। अब आप पूछिएगा ये कि जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनका तो ये एकदम नीचे आ जाता है ना, तो वो फिर कैसे जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनका तो जो नीचे आता है डायफ्राम, तो वो फिर कैसे करती होंगी, सांस कैसे लेती होंगी, उनका डायफ्राम कैसे कार्य करता होगा। तो उनमें क्या होता है ना, उस समय जो होता है उनका पेट जो बड़ा फूल जाता है तो उसमें बच्चा होता है उसमें। तो वो क्या होता है ना कि डायफ्राम जो है उस समय वो काम नहीं कर पाता है। उनके डायफ्राम के अलावा जो है उनकी पसलियां जो होती है, यहाँ पे जो पसलियां होती हैं वो कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं रिब। यहाँ जो होती है बच्चा तो यहाँ पे हो गया, डायफ्राम इसके ऊपर है, तो आखिर करे तो काम कैसे करे। तो डायफ्राम उस समय प्रेग्नेंट महिलाओं का जो है, प्रेग्नेंट महिलाएं रहती हैं जब, तो उस समय उनका डायफ्राम काम नहीं करता है। उस समय काम करता है उनकी पसलियां, सांस लेने और छोड़ने में जो है उनकी पसलियां कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं रिब्स कहते हैं। और उन्हीं की सहायता से जो है वो जो भी अपना सांस ले सकती हैं या छोड़ सकती हैं। और यदि कभी कभी क्या होता है कि जब प्रेग्नेंट महिला होती है, एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया या फिर छत पर से ही गिर गई, तो उनका एक बाइक मृत्यु हो जाता है। वो किस लिए, तो डायफ्राम जो है ना एक बाइक ही टूट जाता है। और डायफ्राम टूटा तो बचने की तो कोई चांस ही नहीं बचता कि हाँ इंसान बच सकता है। तो इस प्रकार से हम ये सब तो समझ गए हिचकी क्या आता है, और ये भी समझ गए। और उसके बाद हम समझेंगे कि सड़क कैसे जाता है। सड़कता क्या है कि फेफड़ों में जब हमारा क्या होता है कि 2 रूप से हमारा सांस लेते हैं। एक फेफड़ों में सांस चक्र पूरा होता है, और दूसरा क्या होता है कि ये खून में जो हीमोग्लोबिन होता है वहां पे जाएगा, और वहां पे जाने के बाद जो है पूरे ये खून जो है हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है पूरे कोशिका तक पहुंचाया जाता है। और वहां से जाने के बाद जो है ये फिर ग्लूकोज का जो है क्रस चक्र होता है, जहाँ पे ग्लूकोज बनता है, उसका ऑक्सीकरण यानी कि विखंडन होता है और CO2 का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से ये होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये भोजन है, कभी कभी हम एक बाइक सोचकर ही वैसे ही खाने लगते हैं, तो फेफड़वा जो है ना वो कहने लगता है कि भाई भागो, जल्दी से भागो, ये क्या चला आया। और मतलब कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा वायु ही जाएगा ना, भोजन तो नहीं जा सकता है। तो भोजन जो है ना यहाँ पे जाने लगता है, तो वो क्या करता है ऊपर की तरफ जो है फेफड़ा फेंकने लगता है।
तो फेफड़ा जब ऊपर की तरफ फेंकने लगता है ना, फेंकने लगता है, तो हमारा जो खाना है वो नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है, इसीलिए हमें सर्व करता है। इसका ये वजह नहीं है कोई हमें याद करता है या फिर कोई गाली दे रहा है या जो भी वगैरह वगैरह चीजें, ये सब कुछ नहीं है कि हम तो इसके बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं। अब हम ये समझते हैं वायु कोष्ठक के बारे में कि वायु कोष्ठक जो है, यहाँ से आप समझते हैं श्वसन जो है ना दो रूप से हो जाता है। एक श्वसन जो है फेफड़ा में हो जाता है और दूसरा श्वसन कैसे होता है कि दूसरा श्वसन ये होता है कि हमारा जो ये रक्त है ना, रक्त, उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का वाहक है। हीमोग्लोबिन को जो है ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का ही वहन करता है और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके और ये पूरे संपूर्ण यहाँ कोशिकाओं में पहुंचा देता है। जिस तरह की कोशिका में पहुंचाकर वहां पे जो है क्रेब्स चक्र के द्वारा जो है ग्लूकोज का विखंडित करता है और CO2 का निर्माण करता है। इतना हम समझे। उसके बाद हम ये समझते हैं कि सबसे पहले हम वायु को ग्रहण किए, नासा छिद्र से जाएगा, नासा कपाट में जाएगा, फिर ग्रसिका में जाएगा, आग ग्रसिका में जाएगा, उसके बाद जो है फिर यहाँ स्वर तंत्र में जाएगा, स्वर तंत्र के बाद जो है ये यहाँ पे ब्रोंकस में जाता है, ट्रैके से होते हुए, यानी कि ट्रैके से होते हुए ये एक नली है और ट्रैके से होते हुए ब्रोंकस में जाता है जहाँ पे दो नली में बढ़ जाता है और ब्रोंकस में जाने के बाद है ब्रोंकियल्स में चला जाता है जहाँ पे कई भागों में बढ़ जाता है। उसके बाद जो है वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक में क्या होता है, वायु जाकर संचित हो जाता है जहाँ पे फेफड़ा का एक श्वसन चक्र जो है पूरा होता है। दूसरा श्वसन चक्र तब पूरा होता है जब देखिए ये है हमारा, ये रक्त है और रक्त में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है ना कि हीमोग्लोबिन को यदि हम तोड़ देते, हीम प्लस आयरन, सॉरी हीम प्लस ग्लोबिन होता है और हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। यानी कि जो है हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो रक्त का रंग जो है लाल, उसके कारण ही होता है, हमारा रक्त जो है लाल होता है जो कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन का वाहक भी करता है, वहन भी करता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि हालांकि ये इसी के लिए बना है, ऑक्सीजन का वहन करने के लिए, लेकिन इसको जो है ऑक्सीजन से सबसे प्यारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो कि मनुष्य के शरीर के लिए जो बहुत हानिकारक होता है, बहुत अत्यधिक कहा जाए तो वो हानिकारक होता है, जो उसके लिए उसके मृत्यु भी हो सकती है जिस कारण से उसका। तो ये क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन है ना ये बहुत ही गद्दार है। ये क्या करता है कि ऑक्सीजन का तो वाहक करता ही है, इसका मुख्य काम जो है और ये इसी के लिए बना ही है, लेकिन ये क्या करता है कभी कभी ना, ये ऑक्सीजन से प्यारा इसको ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। जैसे कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हम कोयला को जलाते हैं या किसी चीज को जलाते हैं तो उसके द्वारा जो हमें ये प्राप्त होता है, जो हमारे फेफड़ा को जो है बहुत ही घातक कर देता है और ये हमारे लिए बहुत खराब ही होता है। ठंडियों के दिनों में क्या ऐसा होता है कि लोग क्या करेंगे ना कि गोबर वगैरह जला देंगे और सब कुछ बंद कर देते हैं और उस समय जो है क्या है, देखिए सब बंद कर दिए हैं पहले। दूसरा कि मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो निकल रहा है और हम कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस छोड़ रहे हैं और उसी को हम फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं, जो इंसान जो है मर भी सकता है वैसे। तो वैसे जो है ये कभी गलती नहीं करनी चाहिए, इतना हम समझ गए। उसके बाद जो है ये क्या होता है कि इतना हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि किस प्रकार से जो होता है हम सांस ग्रहण करते हैं, कैसे निर्माण होता है, कहाँ से कहाँ होकर जाता है। और निर्माण में कहे ना तो हमारा CO2 प्लस H2 ऊष्मा का निर्माण होता है। तो क्या इन सभी चीजों का हमारे शरीर में उपयोग होता है? देखिए CO2 गैस जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है, हानिकारक होता है, लेकिन H2 इसका मतलब हुआ जल। जल हमारे शरीर में बहुत उपयोगी है और ऊर्जा भी, बिना ऊर्जा के ना तो हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई भी क्रिया नहीं कर सकते हैं। ऊष्मा भी हमारे लिए जरूरत है क्योंकि बिना ऊष्मा का जो रक्त परिवहन करेगा ही नहीं। इतना चीज हम समझे। इसमें क्या होता है, देखिए जब ऑक्सीजन हम वायु को ग्रहण करते हैं, वायु ग्रहण करते हैं तो जिस नली के ट्रैकेस होते हैं ब्रोंकस में आता है, ये ब्रोंकस में ब्रोंकियल्स में आएगा और वहां पे वायु कोष्ठक में आता है। यहाँ से क्या होता है ना कि ये रक्त जो है, रक्त पूरे शरीर में जो है रक्त परिवहन करता है, रक्त में भी हीमोग्लोबिन परिवहन करता है।
और ये क्या करता है, संपूर्ण कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। कोशिका में स्थित होता है माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया क्या करता है कि जो क्रिप्स चक्र के द्वारा जो है, क्रिप्स चक्र के द्वारा जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। और निर्माण के फलस्वरूप क्या होता है कि इसमें उसका हीमोग्लोबिन है, जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया होता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है कि विशेष एंजाइमों के द्वारा ग्लूकोज का विखंडन कर देता है। विखंडन से इतनी चीजों का तो निर्माण होने लगता है। लेकिन क्या CO2 का आवश्यकता है हमारे शरीर में? नहीं है। तो उसे क्या होता है कि जिस माध्यम से ये आया हुआ होता है ना, उसी माध्यम में चला जाता है। तो अब इसका तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या करता है ना कि जो रक्त है, फिर से ये CO2 को जो हीमोग्लोबिन है CO2 से रिएक्शन करेगा, यानी अभिक्रिया करेगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। वहां से ये क्या करता है, ले जा करके ये वायु कोष्ठक में जहां से लिया होता है वहां तक छोड़ देता है। ये वायु कोष्ठक क्या करता है, ब्रोंकियोल से ले जाते हुए ब्रोंकस में ले जाएगा, फिर यहाँ पे ट्रैकिया होते हुए बाहर निष्कासित कर देता है। इस प्रकार से जो है हमारा श्वसन चक्र पूरा होता है। और अब हम ये समझेंगे कि वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है। तो वायवीय श्वसन का अर्थ हुआ कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, जो श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं, जिसे हम श्वसन का पूर्ण चक्र भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है ना, एटीपी का जो 38 अणु कहे तो मुक्त होता है। इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। और इसमें जो है ये क्रिया जो है वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वो माइक्रोकांडिया में ही होता है। और अगर हम बात करें अनॉक्सी यानी कि अवायवीय श्वसन की, तो अवायवीय श्वसन सीधे से पता चल रहा है कि ये ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में होता है, इसमें ऊर्जा जो है बहुत ही कम मुक्त होता है। और एटीपी के अणु कहे तो 2 ही एटीपी के अणु मुक्त होते हैं। और ये क्रिया जो है कोशिका द्रव में होता है। इसमें क्या होता है, जब हम कभी कभी दौड़ने लगते हैं तो उस समय जो है हमारा शरीर या मांसपेशी बहुत दर्द करने लगता है। तो ये दर्द इसलिए करता है कि जब हम दौड़ते हैं तो उस समय हमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने लगती है, यानी कि ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है। और उस वक्त जो है हमें अधिक ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन अधिक ऑक्सीजन हमें ना होने के कारण जो है हमारा फेफड़ा जो है ले जाकर, वो तो क्रिया जितना होता है वो करेगा ही, लेकिन लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है हमारे शरीर में। और वहां पे जो है अधिक निर्माण होने के कारण जो है हमारा वो चक्र जो है कोशिका द्रव में होता है, जिससे कि अधिक ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इतना चीजों को हम बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। एक चीज को और हम समझ लेते हैं कि आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन क्या होता है। देखिए, आंतरिक श्वसन ये है कि जब पहले बाह्य श्वसन ये कि जो हमारा हम वायु श्वास लेते हैं, नासा छिद्र से नासा कपाट में जाता है, यहाँ से फिर ग्रसिका में जाता है, स्वर तंत्र में जाता है, और यहाँ पे ट्रैकिया में होते हुए फेफड़ा में जाता है। तो फेफड़ा में जो श्वसन होता है उसे हम कहते हैं बाह्य श्वसन। और जो श्वसन जो है हमारा रक्त जो है ऑक्सीजन को ले जाकर के हीमोग्लोबिन जो है ये कोशिकाओं, संपूर्ण कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जिसमें कि माइक्रोकांडिया में क्रिप्स चक्र के द्वारा जो है ग्लूकोज निर्माण होता है। और ग्लूकोज का निर्माण होने के बाद जो है वहां पे जो विखंडन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में विशेष एंजाइमों के द्वारा, उसे हम कहते हैं आंतरिक श्वसन। अब हम ये समझते हैं आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन तो हमने समझ लिया। उसके बाद हम ये समझते हैं कि टाइडल वॉल्यूमल क्या होता है। इसका अर्थ यह है कि हम जो है एक बार में कितना सांस ले सकते हैं। तो एक बार में जितना सांस हम लेते हैं वो है 500 मिलीलीटर, यानी कि जो एक बोतल होता है आधा लीटर का, 500 लीटर का, उतना हम सांस जो है लेते हैं एक बार में। और यहाँ जो है फिर उसके बाद हम आते हैं कि टाइडल लक्स कैपेसिटी, यानी कि एक बार में अधिकतम सांस की मात्रा, एक बार में हम अधिकतम से अधिकतम सांस जो है वो लगभग 6000 मिलीलीटर तक ले सकते हैं। जो एक सोया हुआ मनुष्य होता है वो एक बार में ना लगभग 12 बार सांस लेता है 1 मिनट में, यानी कि, और जो जगा हुआ होता है वो एक बार में 16 बार सांस लेता है, और यानी कि एक बार कहे या 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। और जो बच्चा होता है ना वो तो उसका पूछिए ही मत, वो तो जितना एक छोटा सा फेफड़ा होता है, मतलब कि धक धक करता रहता है उसका फेफड़ा। और वो जो है ना कि एक बार में जो है 1 मिनट में 25 बार सांस लेता है।
वो तो बहुत है। और उसके बाद हम आते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर देखिए यहाँ पे, जब हम पर्वत पे चढ़ रहे हों तो हमें ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन दोनों गैसों को भर के दिया जाता है ताकि हम उससे श्वास ग्रहण कर सकें। अब ये कहिए कि सीधे हम ऑक्सीजन क्यों नहीं लेते हैं? तो ऑक्सीजन हमें सीधे लेने की आदत नहीं है, क्योंकि हम वायु ही ग्रहण करते हैं जब, तो उसमें एक ऑक्सीजन तो ही नहीं होता है। ऑक्सीजन 21% होता है और 78% नाइट्रोजन होता है, 0.03 जो है वो CO2 होता है, बाकी सब में अन्य गैस होते हैं। तो हम एक ऑक्सीजन को ही ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो भारी होता है, जो सीधे जाकर के फेफड़ा पे चोट भी लग सकता है या बहुत ही घातक हो सकता है फेफड़ा के लिए। तो हम सीधे जो है ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हम पर्वत पे चढ़ते हैं तो हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसों को ली जाती है या भर के दी जाती है, ताकि वहां पे चढ़ने वाले व्यक्ति जो है इस गैसों को ही दे, ताकि उनके लिए जो सुरक्षा रहे, उन्हें कोई कठिनाई ना हो, सांस लेने में दिक्कत ना हो। और जब हम समुद्र में जाते हैं अंदर, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन, समुद्र में भी जाने पर जो है हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की गैस दी जाती है, ताकि वहां पे हम सांस अच्छे से ले सके और हमें वहां पे कंफर्टेबल हो। उसके बाद जब हम अधिक समुद्र में जाते हैं, अधिक समुद्र के जब तली में चले जाते हैं, गहराई में, वहां पे हमें ऑक्सीजन प्लस हीलियम दी जाती है। हीलियम जो है इसलिए दी जाती है ना, क्योंकि ऑक्सीजन सीधे ये हमारे फेफड़े के लिए नुकसान करेगा और ये फेफड़ा पे चोट भी लग सकता है, तो इसीलिए हीलियम गैस भर के दी जाती है। और गहरा समुद्र का अर्थ हुआ कि लगभग में 300 फीट तक हम जा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कि आईसीयू, इसमें जो है 2 तरह के मरीज पाए जाते हैं, एक अधिक इमरजेंसी हो और एक कम। तो जो कम जो इमरजेंसी होते हैं उन्हें जो क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन दिया जाता है, वो ऑक्सीजन से ही इनका नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो अधिक वाले होते हैं ना, उन्हें ऑक्सीजन और H2O ये दोनों दी जाती है गैस से भर के। और इसमें क्या होता है, जो अधिक जो इमरजेंसी वाले जो रोगी होते हैं या पेशेंट होते हैं, उन्हें जो है ना, ये नाक के द्वारा जो है पाइप लगा करके और फेफड़ा में तक पहुंचा करके वहां पे जो है ऑक्सीजन को और हीलियम को जो है वहां पे पंप किया जाता है, तब जाकर के वो जो है व्यक्ति एक सही से हो पाता है, या फिर उसका बचने का भी कम चांस हो जाता है यदि हम ये ना दे तो चलिए, इतना टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से समझ लिए। हमें नहीं लग रहा है कि कोई भी टॉपिक बचा हुआ हो, और हमारे तरफ से तो बहुत ही अच्छे से हमने समझा दिया है। चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।